नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे संवाद साधने के लिए मैं हाजिर हूं और उत्तराखंड की ही बात होगी। उत्तराखंड का कोटद्वार कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है। ये एक शांत शहर है जहां आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं दोस्तों। लेकिन हाल ही के दिनों में यही शहर एक ऐसे सच का गवाह बना जिसने देश के कानून, राजनीति और नैतिकता तीनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। यहां एक मुस्लिम बुजुर्ग को उन्मादी भीड़ से बचाने वाला युवक अपराधी बना दिया गया है और भीड़ की पहचान अज्ञात लिखकर ढक दी गई है। ये कहानी सिर्फ एक एफआईआर की नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की है दोस्तों, जहां ताकत के आगे इंसानियत हारती दिखती है। और सबसे पहले घटना क्या है वो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। हालांकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था घटना क्या है, लेकिन एक बार फिर कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग को कुछ लोग घेर लेते हैं। आरोप, धमकी और डर, सब कुछ खुली सड़क पर। और उसी दौरान दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक बीच में आता है और बुजुर्ग को उस भीड़ से निकालकर सुरक्षित करता है। ये वही काम है दोस्तों जिसे संविधान नागरिक कर्तव्य कहता है। लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को की जो दिशा है वो ही पलट दी। एफआईआर का उल्टा सच आप देखिए। पुलिस की एफआईआर में भीड़ के खिलाफ नाम नहीं है, उन्हें अज्ञात बताया गया। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने वाले दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। सवाल उठता है सवाल उठता है, अगर घटनास्थल पर लोग मौजूद थे, वीडियो बने, स्थानीय लोग पहचान बता रहे हैं, तो फिर अज्ञात कौन है? क्या पहचान तभी साफ होती है जब सामने वाला कमजोर हो? आप ही बताइए। क्यों? ये सवाल हम आखिर क्यों करने पर मजबूर हैं और बार बार ये सवाल खड़े क्यों होते हैं? तो आपको बता दूं कि इस तरह के मामलों में राजनीतिक कनेक्शन की जो परछाई है वो शेडो इस पर भारी पड़ती है। स्थानीय स्तर पर जो बातें सामने आती है ना दोस्तों, वो इस अज्ञात शब्द को, जी हां, अज्ञात शब्द को और संदिग्ध बना देती है। बताया जाता है कि उस उन्मादी भीड़ की अगुवाई करने वालों में सौरभ नौडियाल शामिल था, जो खुद को बीजेपी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बताता है। और इससे भी आगे बढ़कर उनके भाई राज गौरव नौडियाल बीजेपी के जिला अध्यक्ष बताए जाते हैं। और यही नहीं, उनकी तस्वीरें अक्सर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सार्वजनिक मंचों पर दिखती भी रही हैं और वायरल भी रही हैं। जब सत्ता से नजदीकी हो और ये करीबी हो, तो नाम एफआईआर से गायब हो जाना क्या वाकई हैरानी की बात है? आप ही बताइए, क्या वाकई ये हैरानी की बात है? दरअसल ये सवाल दोस्तों इसलिए है क्योंकि कानून के अगर तराजू की बात करें, सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि कानून का जो तराजू है वो किस ओर झुका हुआ है। क्योंकि कानून कहता है कि अपराध वही है जो हिंसा करे, डर फैलाए और कानून हाथ में ले। लेकिन यहां तराजू उल्टा दिखता है। बचाने वाला आरोपी बनता है, मामले को शांत करने वाला आरोपी बनता है और घेरने वाले सुरक्षित रहते हैं। ये सिर्फ दीपक के साथ अन्याय नहीं है, ये एक संदेश है कि अगर आपने भीड़ के सामने खड़े होने की हिम्मत की, तो सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। संगठन और सड़क की राजनीति पर अब आते हैं इस पूरी चर्चा का ये महत्वपूर्ण पहलू। इस घटना में बजरंग दल का जो नाम है वो सामने आता है। सवाल किसी संगठन के नाम का नहीं है दोस्तों, बल्कि उस सोच का है, उस मानसिकता का है जो सड़क पर कानून से ऊपर खुद को समझने लगती है। लोकतंत्र में विचारों की जो लड़ाई है वो हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है और आपत्ति भी नहीं है। लेकिन धमकी और गुंडागर्दी, इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए और लोकतंत्र में इनकी जगह है भी नहीं। ऐसे अगर कोई इस तरह का उन्माद मचाता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए, ऐसे में पुलिस की जो भूमिका है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। पुलिस की अगर बात करें, पुलिस की जिम्मेदारी होती है पीड़ित को सुरक्षा देना और निष्पक्ष जांच करना।
लेकिन जब शुरुआती कार्रवाई ही पक्षपात की आशंका पैदा करे तो भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाता है दोस्तों। आज के डिजिटल दौर में पहचान छुपा पाना आसान नहीं है। फिर भी अगर नाम दर्ज नहीं हो रहे तो ये लापरवाही नहीं बल्कि चयनात्मक चुप्पी लगती है, जो कि एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब देखिए, डर का सामाजिक असर। ऐसे मामलों का जो असर है वो सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहता है, मतलब लिमिटेड नहीं रहता है। ये पूरे समाज को डरा देता है। अगली बार कोई दीपक किसी बुजुर्ग को बचाने से पहले यही सोचेगा यही सोचेगा कि कहीं मैं ही आरोपी ना बना दिया जाऊं। और देखिए, ये जो डर है, ये डर लोकतंत्र को भीतर से खोखला करता है। अब आते हैं राजनीतिक चुप्पी के मतलब पर, उसके मायने क्या है। दरअसल इस पूरे मामले पर सत्ताधारी दल और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई स्पष्ट कड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। ये चुप्पी खुद ब खुद जो है बहुत कुछ कह देती है अपने आप में। जब अन्याय पर आवाज नहीं उठती तो संरक्षण का जो शक है वो और गहरा हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री तक सवाल कहीं ना कहीं बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर कानून के राज और सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में जब नायक अपराधी बना दिया जाए और गुंडे बेनाम रहे तो ये बातें खोखली लगने लगती हैं। यानी वही कथनी और करनी में फर्क। देश का नैतिक चरित्र सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि ऐसे मामलों में कार्रवाई से तय होता है। यानी आप जो भाषणों में जिन बातों का जिक्र करते हैं उन्हें धरातल पर अमली जामा पहनाए तब वो सार्थक होती है। ये नहीं कि भाषण मंच से आपने बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी हैं लेकिन उसका धरातल से कोई लेना देना नहीं। कोर्ट द्वार की ये जो घटना है वो हमें सोचने पर मजबूर करती है दोस्तों कि आज न्याय किसके साथ खड़ा है। जब एफआईआर में नाम नहीं होते तो इंसाफ भी अधूरा रह जाता है। आज सवाल सिर्फ दीपक का नहीं है, सिर्फ दीपक का नहीं है। सवाल उस रास्ते का है जिस पर देश को धकेला जा रहा है, जहां पहचान ढाल बन जाती है और इंसानियत इंसानियत बोझ। अगर अब भी जवाबदेही तय नहीं हुई तो ये चुप्पी आने वाले कल की सबसे खतरनाक गवाही होगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं ये भी जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देवभूमि उत्तराखंड से जो तस्वीर सामने आई इस हकीकत को हर कोई जान सके और फैसला ले सके क्या सही है क्या गलत है। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।